Hello, hi, salam, namaste to everyone. Welcome to my channel Home Science Let's Crack It. तो आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिन से वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी आप लोगों के साथ में, थोड़ा सा बिजी हो गए थे, बट नाउ अब हम शेयर करने जा रहे हैं। तो इसके पहले जो हमने वीडियो आपके साथ में शेयर किया हुआ था उसमें हमने 50 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। अब हमें 51 से यहाँ पर सॉल्व कराना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 51 से। तो सबसे जो 51 क्वेश्चन है वो है कि नीला रंग प्रतीक होता है। ओके, नीला रंग प्रतीक होता है किसका? ब्लू कलर सिंबलाइजेस प्रेम यानी कि प्यार का या फिर लव का, दौलत का मीन्स वेल्थ का, वफादारी मीन्स लॉयल्टी या फिर साहस का यानी कि करेज का। तो नीला रंग किस चीज का प्रतीक होता है, किस चीज का सिंबल होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वफादारी का, यानी कि जो नीला रंग है वो आपका वफादारी का प्रतीक होता है। वफादारी कह सकते हो आप, लॉयल्टी इंग्लिश में कह सकते हैं, ईमानदारी का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये नीला रंग इस चीज का प्रतीक होता है। अगर प्रेम और प्यार की बात करें तो इसमें आपका रेड कलर आ जाएगा, और दौलत का यानी कि वेल्थ का प्रतीक करें या फिर रॉयल्टी की अगर हम बात करें तो वो फिर पर्पल कलर में आ जाता है, यानी कि बैंगनी कलर में। और जो साहस का कलर है तो साहस के कलर के लिए भी जो है रेड कलर का यूज किया जाता है। वैसे रेड भी है, ऑरेंज भी है इसके लिए, तो ये कलर आपकी साहस के लिए आ जाते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन में से जो गंदगी निकाली जाती है उसके लिए प्रयोग में आने वाली कौन सी प्रक्रिया है? प्रोसीजर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऊल। पहला है स्क्वायरिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं मंजाई, सिंजिंग यानी झुलसाना, या फिर मर्सराइजिंग या फिर टेंटरिंग। तो ऊन में से जो गंदगी निकाली जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका यहाँ पर राइट आंसर है, गंदगी निकालने को बोलते हैं स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो जो ये स्टार्टिंग में ही हो जाती है प्रोसेस, गंदगी निकालने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्टिंग में ही होती है कि उनमें से गंदगी निकाल देते हैं। उसके बाद में जो फर्दर प्रोसेस होती है वो होती है। अब यहाँ पर जो सेंजिंग की प्रोसेस है उसे हम अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मर्सराइजिंग और टेंटरिंग देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका टेंटरिंग है, टेंटरिंग का मतलब है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, टेंटरिंग इसका मतलब है कि जो वस्त्र अपनी विभिन्न निर्माण की जो प्रक्रिया, यानी कि जब वस्त्र निर्माण किया जाता है तो बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। तो उनमें क्या होता है, उन प्रक्रियाओं में उसमें खिंचाव होता है। तो खिंचाव के कारण क्या होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा और बेडौल हो जाता है जो कपड़ा होता है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए, यानी कि एक डिजायरेबल सिचुएशन में लाने के लिए, कंडीशन में, डिजायरेबल कंडीशन में लाने के लिए टेंटरिंग के माध्यम से ये फिनिशिंग दी जाती है। ये सारी की जो यहाँ पर दिया जा रहा है, स्क्वेयरिंग, सिंजिंग, मर्सराइजिंग और टेंटरिंग, ये सारी ही सारी आपकी फिनिशिंग प्रोसेस हैं। ठीक है, तो टेंटरिंग में मैंने बताया कि जो उसके विभिन्न जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके दौरान जो कपड़े टेढ़े मेढ़े बेडौल हो जा रहे हैं तो उनकी लंबाई और चौड़ाई को एक वांछित दशा में लाने के लिए टेंटरिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या किया जाता है कि मशीन में दोनों ओर हुक लगे होते हैं। ठीक है, हुक की श्रृंखला लगी होती है, यानी कि हुक की एक लाइन लगी होती है। इन हुकों में क्या करते हैं, वस्त्र के जो सेल्वेज होते हैं यानी किनारे होते हैं उनको फंसा दिया जाता है। फिर फ्रेम में कपड़े को ताना जाता है, यानी कि खींचा जाता है। उसके बाद में वस्त्र पर भाप जो है यानी कि स्टीम दिया जाता है। अब वस्त्र को जहां फैलने की जरूरत होती है जिसे स्टीम दिया गया, अब जहां पर कपड़ा फैलने वाला होगा वहां पर वो फैल जाएगा, और जहां आवश्यकता होगी उसको संकुचित होने की वहां पर वो संकुचित हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब वस्त्र अपनी ठीक स्थिति में आ जाता है तो उसे गर्म वायु के कमरे में से फिर गुजारा जाता है। अब गर्म वायु के प्रभाव से क्या होता है, जो कपड़ा है वो सूख जाता है। इस तरीके से जो कपड़ा है वो सीधा, सुंदर और समान चौड़ाई लंबाई का बन जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस की जाती है टेंटरिंग की। ठीक है, फिर यहाँ पर है मर्सराइजिंग। अब मर्सराइजिंग भी देख लेते हैं। अब मर्सराइजिंग की जो प्रोसेस होती है वो मेनली किसके लिए की जाती है, आपकी कॉटन कपड़े में मर्सराइजिंग की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, और ये इसका जो नाम है मर्सराइजिंग का, ये इंग्लिश कैलिको प्रिंटर जॉन मरमट के नाम पर ये पड़ा है, मर्सराइजिंग नाम। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कास्टिक सोडा की रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा वस्त्र में
अत्यधिक चमक आ जाती है, यानी कि जब मर्सराइजिंग की प्रोसेस में कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कपड़े में चमक आ जाती है। ओके, और अधिकतर जो ये मर्सराइजिंग की प्रोसेस होती है वो कॉटन कपड़े पर की जाती है। ओके, और इसके अलावा जो दूसरे सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उन पर भी ये प्रोसेस की जाती है। और इनसे क्या होता है, मर्सराइजिंग की जब प्रोसेस की जाती है तो इसकी वजह से जो कपड़े हैं उनमें सिकुड़न कम हो जाती है और चमक बढ़ जाती है, यानी कि चमक भी आ जाती है कपड़े में और साथ साथ उनमें जो सिकुड़न होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अच्छा हाँ, अब इसके अलावा हॉलन एंड सैडलर एक है राइटर हैं, उन्होंने इसके मर्सराइजिंग के लिए लिखा हुआ है कि मर्सराइजिंग का प्रभाव क्या होता है। एक तो क्या होता है कि जो कपड़ा है, मतलब जो रेशा है, उसकी जो स्ट्रेंथ मजबूती बढ़ जाती है, दूसरा उसके एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है, और तीसरा उसका लस्टर यानी कि उसकी चमक बढ़ जाती है। ये मर्सराइजिंग की प्रोसेस में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अब यहाँ पर सारी हमने फिनिशिंग पढ़ ली है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंजिंग अभी हम आगे आपको बताएंगे। 53 क्वेश्चन है कि कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग फाइबर्स एंड्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फैब्रिक इज। कार्डिंग यानी कंघी करना बोलते हैं, सिंजिंग यानी कि झुलसाना बोलते हैं, कार्बोनाइजिंग बोलते हैं, या फिर सॉर्टिंग यानी कि छटाई कहते हैं। तो कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं। तो हम अभी जस्ट ये पढ़ रहे थे कि इसमें आपका कि सिंजिंग किसे कहते हैं, तो यही है, यही जो प्रोसेस अभी हम पढ़ रहे हैं वही चीज आपकी सिंजिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंजिंग में यही किया जाता है कि उसको जो है कपड़े की सतह पर जो भी तंतुओं के छोर उभर आते हैं उनको जो है जलाने की विधि को ही सिंजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंजिंग। यही मैं बोल रही थी कि अभी फर्दर, तो ये आप जान के ना, जलाने की विधि को यानी झुलसाना, ये सिंजिंग कहलाता है। कार्डिंग तो आपकी प्रोसेसिंग में ही होता है, ये बता चुके हैं। सॉर्टिंग में छटाई होती है। ठीक है, छटाई यानी कि जो उसमें अशुद्धियां हैं वो हटाना और जो बड़े और छोटे जो रेशे हैं उनको अलग करना, तो ये सब छटाई में आ जाता है। अब जो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस होती है स्पेशली आपके ऊल के लिए की जाती है। ठीक है, कार्बोनाइजिंग जो फिनिश है, ये भी सारी फिनिशेस है। जो कार्डिंग है ये आपकी कह सकते हो, फिनिशिंग भी कह सकते हो, और एक तरीके से जब वीविंग होती है तो उसमें एक प्रोसेसिंग आपकी है कार्डिंग। तो ये जब कपड़े की बुनाई की जाती है तो उसके दौरान आपकी कार्डिंग प्रोसेस हो जाती है। और सिंजिंग, कार्बोनाइजिंग, सॉर्टिंग, ये सब आपकी जो है आप कह सकते हो कि ये फिनिशिंग में आ जाता है। ठीक है, अब जो है जो सॉर्टिंग की प्रोसेस है, सॉरी, जो कार्बोनाइजिंग हम बोल रहे थे यहाँ पर, तो ये कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस जो है स्पेशली ऊल के लिए होती है। ठीक है, उलन कपड़े पर, ऊन पर ये की जाती है। ये स्पेशल फिनिश होती है और ये जो है केमिकल फिनिश होती है। ये जो कार्बोनाइजिंग है ये एक रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल फिनिश। ये जो आपकी फिनिशिंग है ना वो भी एक मैकेनिकल होती है और केमिकल, दो टाइप की होती है। मैकेनिकल का मतलब जिसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, और केमिकल का मतलब जिसमें कि आप केमिकल का यूज कर रहे हो। जैसे कि मर्सराइजिंग प्रोसेस हो गई तो उसमें आप कास्टिक सोडे का यूज कर रहे हो। कार्बोनाइजिंग है तो इसमें भी आप केमिकल्स का यूज करोगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं इसमें कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इसमें भी जो भी वेजिटेबल मैटर होते हैं या फिर कार्बन होते हैं, यानी कि जो अशुद्धियां होती हैं उनको दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे कि फाइनल जो स्कोरिंग होती है और ब्रशिंग होती है। ठीक है, पहले ये किया जाता है, उसके बाद में स्कोरिंग और ब्रशिंग की जाती है, जिससे कि फाइनली जो भी अशुद्धियां होती हैं वो कपड़े से बाहर निकल जाती हैं, मीन्स रेशे से बाहर हो जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 54 क्वेश्चन है कि बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस यानी कि दबाव डालना, ये क्या कहलाता है। प्रेसिंग ऑफ फैब्रिक एट अ लार्जर स्केल इज, तो इसको बोलते हैं कैलेंडरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग भी आपकी केमिकल प्रोसेस है, बायोपॉलिशिंग, फिर इसके बाद में क्रैबिंग। अब जो ये क्रैबिंग है ये भी स्पेशल फिनिश है और ये ऊल के लिए दी जाती है, क्रैबिंग। ठीक है, और ये एक मैकेनिकल फिनिश है। जैसे कि अभी हमने बताया कार्बोनाइजिंग वो भी ऊल के लिए थी, लेकिन वो केमिकल फिनिश थी, और ये आपकी मैकेनिकल फिनिश है। क्रैबिंग ये भी स्पेशली ऊल के लिए दी जाती है। ओके, और ये जो है आपकी क्रैबिंग किस लिए की जाती है, अनइवन श्रिंकेज को रोकने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है,
प्रिवेंट्स अनइवन, अनइवन का मतलब है जो असमान, श्रिंकेज है, सिकुड़न है, उसको कम करने के लिए ये प्रोसेस दी जाती है, क्रैबिंग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा, इट इज अ वुवन टेक्सटाइल ऑफ बंगाल, ब्रोकेट, कांजीवरम, पैठानी, जामदानी। तो कांजीवरम ये है आपका बंगाल का, सभी जानते हो। ब्रोकेट जो है ये आपका सूरत, बनारस का है। पैठानी महाराष्ट्र का है। और जो जामदानी है तो ये जो ढाका का मलमल है तो उसी को जो है जामदानी भी बोलते हैं, ठीक है। ढाका का ही होता है ये जामदानी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। फिर है एक परिधान तैयार निचला किनारा है, डैश इज अ फिनिश्ड बॉटम एज ऑफ अ गारमेंट। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है कि परिधान का जो तैयार निचला किनारा है उसे क्या कहते हैं। फेसिंग बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं, हेम बोलते हैं या फिर डार्ट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिनिशिंग बॉटम एज ऑफ अ गारमेंट, ये कहलाता है हेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाए कि हेम होता क्या है एक्चुअली। देखिए अब ये है हेम। तो जैसे जब भी आप कोई भी कपड़ा, सॉरी, ये तो सीम है, एक मिनट। अच्छा पहले यहाँ पर मैं सीम ही बता देती हूँ, सीम क्या होता है। देखिए सीम क्या होता है, ये यहाँ पर जो ये सिलाई की जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर सीमिंग के लिए जो है अलाउंस, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है कपड़ा छोड़ दिया। जब भी आप कोई भी कपड़ा तैयार करते हो तो आपने देखा होगा कि कपड़ा जब किनारे सिलाई की जाती है, जहाँ पर उसको जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि किनारे साइड में, मतलब आउटर पार्ट पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ करके ही सिलाई की जाती है। जो थोड़ा सा कपड़ा छोड़ करके सिलाई की जाती है उसको सीम अलाउंस बोलते हैं, जो कि लगभग 1/4 इंच छोड़ा जाता है कपड़ा, ठीक है। और लास्ट में उसको फिर जिग जैग फॉर्म में उसको कट कर देते हैं, ओके। और इसको सीम बोलते हैं। ये जो यहाँ पर जो सिलाई की जाती है, मतलब दो कपड़ों को जोड़ा जाता है, वो चीज आपकी सीम कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये राइट साइड है कपड़े का और ये रॉन्ग साइड है। अब राइट और रॉन्ग साइड दो कपड़े का है, अब इसको जो है जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये स्पेस दिया गया है इसको अलाउंस बोलते हैं, जो छोड़ा जाता है। और ये सीम है और ये जिगजैग लाइन है जो लास्ट में किनारे पर छोड़ी जाती है, ठीक है, जिससे कि कपड़ा जो है आपका रेसे ना निकले, ठीक है। मतलब फाइबर जो अंदर रेसे हैं कपड़े के, वो निकलने से बचाने के लिए उसको जिगजैग फॉर्म में कट कर दिया जाता है। चलिए अभी मैं आपको फिर एक मिनट दिखाती हूं मैं आपको। ये देखिए आप, हेम है ये। हेम का मतलब है जो किनारे पर फिनिश्ड एज ऑफ द बॉटम, यही कहा जा रहा है ना क्वेश्चन में, फिनिश्ड एज ऑफ द बॉटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किनारे पर। और कई जो हेमिंग है ये कई तरीके से की जाती है, यानी आप अलग अलग तरीके से जो बॉटम होता है कपड़े का, तो उसकी जो है जो रेशे हैं उनको छुपाने के लिए हेमिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से भी की जा रही है, जिससे कि उनकी जो बॉटम है, जो किनारा है, उसको फिनिशिंग देने के लिए ऐसा हेमिंग की जाती है। तो एक तो ये हो गया, आप देख सकते हो। इसके अलावा ये आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप, अच्छा ये तो सीम है, और तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी को हेम बोलते हैं, ठीक है। हेमिंग जो किनारे पर ये उसके बॉटम एज को छिपाने के लिए, रेशों को छिपाने के लिए जो की जा रही है, उसी को बोलते हैं आपका हेम बोलते हैं, ठीक है। और जो हेम है ये यहाँ पर किनारे, ये तो बॉटम पर हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो सीम है, यहाँ पर सीम जैसे हमने बताया जो सिलाई की जाती है, ठीक। अब इसमें भी कई तरीके से की जाती है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो जिगजैग होती है, जैसे कि जहां पर सीम दिया जा रहा था उसके किनारे पर जो ये कट किया जाता है जिगजैग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कपड़े के किनारे पर जिगजैग जो ये सिलाई की जा रही है, जिगजैग सीम है, ये फ्रेंच सीम है, और यहाँ पर टर्न एंड स्टिच सीम है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मॉक ओवरलॉक सीम है, इस तरीके से होती है। पिंक्ड सीम जो होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिंकिंग शेयर्स यानी कि जो कैंची आती है, पिंकिंग सीजर आती है, कैंची आती है, तो उससे ये कट किया जाता है। तो ये पिंकिंग सीम्स है, इस तरीके से की जाती है। और ये बाउंडेड एज है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप किनारे को एकदम बाउंडेड का मतलब है एक साथ जोड़ दिया गया है, जहाँ पर कोई भी कोना दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये बाउंडेड एज होता है। ये भी एक सीम का ही टाइप ऑफ सीम्स है ये। ओके, हेम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद में क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, फेसिंग का मतलब होता है जो कपड़े का फ्रंट फेस है वो चीज फेसिंग हो गया, और लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर। ओके, तो ये यहाँ पर पिक्चर में जो था आप देख लो, लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये फुल लाइंड कपड़ा है, ये हाफ लाइंड है, और ये अनलाइंड है। कोई भी कपड़ा हो, चाहे वो जैकेट में भी अंदर कपड़े लगे होते हैं, ठीक है, और आप जो है कोई भी कपड़ा सूट बनवा रहे हो, या फिर अक्सर ब्लाउज में देखिए अस्तर लगवा करके ब्लाउज बनवाया जाता है, तो जो अस्तर नीचे जो भी कपड़ा लगा करके मतलब नीचे साइड में जो कपड़ा लगाया जाता है, तो वो इसी को अस्तर बोलते हैं, उसी को लाइनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फुल लाइनिंग है, इसमें पूरे में कपड़ा लगा हुआ है, इसलिए इसे फुली लाइंड बोला जा रहा है। ये हाफ लाइंड है क्योंकि पूरे में नहीं लगा हुआ, देखिए इतने पार्ट्स में नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये फ्रंट पर लगा हुआ है दोनों, और ऊपर साइड में लगा हुआ, और इसमें जो है कोई भी कपड़ा नहीं लगा हुआ है, तो ये अनलाइंड कहा जा रहा है। ओके, ये चीज ये देख सकते हो, ये अस्तर है, इसी को लाइनिंग बोलते हैं। तो लाइनिंग अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अस्तर। चलिए, ये हो गया। और डार्ट का मतलब तो आप जानते हो, डार्ट जो दी जाती है जिससे कि कपड़े के क्या बोलते हैं आप, उसको शेप देने के लिए और उसकी फुलनेस को कम करने के लिए डार्ट दिया जाता है। 57 क्वेश्चन है कि वह सिलाई जिसमें बड़ा कच्चा टांका दो या ज्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ कर रखे, उसे क्या कहते हैं? लार्ज रनिंग स्टिच दैट होल्ड्स लूजली टू और मोर फैब्रिक पीसेस टुगेदर इज नोन एज। स्टैंडर्ड सिलाई बोलते हैं, बैक सिलाई बोलते हैं, जिगजैग सिलाई बोलते हैं, या फिर बास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लार्ज रनिंग स्टिच दैट होल्ड्स लूजली टू और मोर फैब्रिक पीसेस टुगेदर इज नोन एज, तो यहां पर आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है बड़ा कच्चा टाका, ठीक है। तो बड़ा कच्चा टाका वो आपका बास्टिंग कहलाएगा। ओके, अब यहां पर मैं कुछ आपको स्टिचेस की भी पिक्चर दिखा देती हूं। तो यहां पर देख सकते हो ये है आपकी रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच इस तरीके से की जाती है। रनिंग मीन्स ये रनिंग फॉर्म में है। यहां पर आते 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि 1 पहले यहां पर सुई में धागा डालेगा, फिर उसके बाद में सुई को यहां से निकाला जाएगा, फिर यहां पर सेकंड और थर्ड यहां से इन किया जाएगा और यहां से आउट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रनिंग स्टिच हो जाएगी। इसके बाद में फिर आता है दूसरा है, ये है बास्टिंग, जो मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बास्टिंग, तो वो है, इसको स्लैंटिंग स्टिच भी बोलते हैं, स्लैंटिंग स्टिच या फिर बास्टिंग स्टिच, ठीक है। तो ये दोनों ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, लेफ्ट से राइट या फिर इसको अप से डाउन भी सिलाई कर सकते हैं, या फिर राइट से लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, या फिर ऊपर से नीचे, किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बास्टिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बास्टिंग स्टिच। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो ये है आपकी बैक स्टिच। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बैक स्टिच ऐसी होती है, ठीक, आप देख सकते हो बैक स्टिच इस तरीके से की जाती है। पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, ये बैक स्टिच है। फिर इसके बाद में आ जाता है, ये है आपकी कैच स्टिच। ओके, ये कैच स्टिच है, और इसी तरीके से हेरिंग बोन स्टिच भी आपकी होती है, ठीक है। क्रॉस क्रॉस यहाँ पर बन रहा है, आप देख सकते हो, ऊपर से निकाला, फिर नीचे से, ऊपर से नीचे से, इस तरीके से की जाती है, ये कैच स्टिच कहलाती है।
इसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। ये इस तरीके से की जा रही है, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये स्लिप स्टिच कहलाती है। ये नेक्स्ट है ब्लैंकेट स्टिच, इसको बोलते हैं। ओके, ब्लैंकेट स्टिच इसको कहते हैं। यहां पर ये ब्लैंकेट की जैसे यहां पर बन रहा है, तो ये ब्लैंकेट स्टिच कहलाती है। और ये है आपकी फेल स्टिच। फेल स्टिच इस तरीके से होती है, छोटे छोटे टांके यहां पर लगाए जाते हैं। और ये है नेक्स्ट आपकी ओवरकास्ट स्टिच या फिर क्रॉस्ड ओवरकास्ट स्टिच बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस्ड स्टिच या फिर ओवरकास्ट स्टिच भी कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस ऐसे से बन रहा है, इस तरीके से ये की जाती है। पहले एक साइड में ऐसे कर लिया जाता है, फिर इधर साइड से किया जाता है, तो ऐसे क्रॉस क्रॉस बन जाता है। और ये है आपकी विप स्टिच, WHIP, WHIP विप स्टिच। ठीक है, ये इस तरीके से की जाती है, एक साइड से डालना होता है, दूसरे से निकालना, बस इस तरीके से किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अच्छा, जिग जैग स्टिचिंग, बैक स्टिचिंग आपने देख लिया। स्टैंडर्ड मीन्स नॉर्मल जो की जाती है स्टिच, वो हो गई। बैक स्टिच आपने देख लिया, बास्टिंग देख लिया, जिग जैग स्टिच। अब यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर और भी दिखा देती हूँ जिग जैग स्टिच का, तो जिससे कि आप, स्टिच बहुत सारी होती हैं, ये यहां पर देख सकते हो आप। यहां पर देख बेसिक एम्ब्रॉयडरी जो है, ये बैक स्टिच तो आपने अभी देखा ही, मैंने दिखा दिया। ये बीड स्टिच है, ब्लैंकेट या फिर इसको बटन होल स्टिच भी बोलते हैं। जो भी ब्लैंकेट स्टिच मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, उसको बटन होल स्टिच भी बोलते हैं। बटन होल जैसे कि आप जब बटन लगाते हो, तो उसको जब बटन को मतलब स्टक करने के लिए शर्ट में जो आप उसको सिलाई करते हो, तो वही बटन होल स्टिच कहलाती है। ठीक है, ये चेन स्टिच होती है, जो चेन जैसी बन रही है, ये सेवरॉन स्टिच है। ठीक है, कॉलोनियल नॉट है, फिर ये है क्रेटन स्टिच, क्रॉस स्टिच, ये आप देख सकते हो क्रॉस स्टिच, डबल क्रॉस स्टिच इस तरीके से होती है, एक क्रॉस फिर डबल क्रॉस। ओके, फेदर स्टिच इस तरीके से, फ्लाई स्टिच है, फ्रेंच नॉट ऐसी होती है, हाफ सेवरॉन स्टिच इस तरीके से होती है, हेरिंग बोन स्टिच। ठीक है, जो अभी मैंने दिखाया था पिक्चर में, तो ये आपकी हेरिंग बोन भी उसको बोलते हैं। हॉलवेन स्टिच है, लेजी डेजी स्टिच, लेजी डेजी कढ़ाई की जाती है, आपको अगर पता होगा, जो भी जिन्होंने भी कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी की है। ये रनिंग स्टिच ये है, स्टेम स्टिच, स्ट्रेट स्टिच। ठीक है, स्ट्रेट जो अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टिच लिखा हुआ है, स्ट्रेट तो वो हो गया। स्ट्रेट स्टिच विद काउचिंग ये है, और ये काउचिंग स्टिच। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो बहुत स्टिच तो हमने कई सारे पढ़ देख लिए हैं। देखिए पिक्चर से ही समझ में आता है किस टाइप के स्टिच है, अदरवाइज फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। अब आते हैं 58 क्वेश्चन पर कि सीवन जिसका इस्तेमाल बिना सिले किनारों को छुपाने के लिए किया जाए, वो है सीम यूज टू हाइड ऑल रॉ एजेस। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रॉ एजेस को छिपाने के लिए, यानी जो बिना सिले हुए किनारे हैं उनको छिपाने के लिए जिस सीम का यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्लैट फेल्ड सीवन बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट फेल्ड सीम इसको कहते हैं। अब यहां पर कुछ और सीम है, तो यहां मैं आपको दिखा देती हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, फ्रेंच सीम किसे कहते हैं? देखिए, फ्रेंच सीम
ओके चलिए, फ्रेंच सीम ये यहाँ पर ओके, अ फ्रेंच सीम शुड ओनली बी यूज्ड ऑन डेलिकेट, ठीक है, लाइट वेट फैब्रिक पर यूज किया जाता है, लाइक शिफॉन और ऑर्गेन्जा, एज द सीम यूजेज अ लॉट ऑफ मटेरियल एंड कैन गेट बल्की विद हैवियर फैब्रिक्स। इस वजह से, क्योंकि ये जो फ्रेंच सीम दी जाती है तो उसमें क्या होता है, कपड़ा जो है और हैवी हो जाता है, इस वजह से ये लाइट वेट फैब्रिक पर इसका यूज किया जाता है। सिंस द एज ऑफ द फैब्रिक डोंट show with this technique, a French seam is also great for garments where you want to hide the seam like an unlined jacket। जैसे कि एक अनलाइंड जो जैकेट होती है, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था अनलाइंड जैकेट की जिसमें कि अस्तर नहीं लगा हुआ था, तो उसमें जो है आप जहां पर भी सीम छुपाना चाह रहे हो, ठीक है, सीम मीन्स जो सिलाई की जा रही है, तो उसको छिपाने के लिए आपका फ्रेंच सीम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच सीम अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था फ्रेंच सीम कैसा होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, और फ्लैट फेल्ड सीम यहां पर आप देख सकते हो, फ्लैट फेल्ड सीम ये है। फ्लैट फेल्ड सीम इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्लोज्ड सीम दैट इज ऑफन यूज फॉर आइटम लाइक जीन्स, यानी कि हैवी कपड़े के लिए ये यूज किया जाता है। इट कवर्स द फैब्रिक्स रॉ एजेस वेल, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा गया रॉ एजेस को कवर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो फिर इसका यूज किया जाता है। एंड कीप्स द सीम फ्लैट लाइक द फ्रेंच सीम, इट इज आ डबल स्टिच्ड क्लोज्ड सीम, ठीक है, यानी कि जैसे कि जो फ्रेंच सीम होता है वो एक सिंगल लाइन के जैसा होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें सीम को छिपाने की कोशिश की जाती है, तो उसी तरीके से फ्रेंच सीम जैसा होता है, उसी के तरीके आप कह सकते हो ये डबल स्टिच्ड और क्लोज्ड सीम होता है। ओके, और क्या डबल स्टिच्ड यहाँ पर पूछा गया था, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर है जो डबल स्टिच है, दिस टाइप ऑफ सीम इज जस्ट लाइक अ प्लेन सीम के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट देयर आर 2 लाइन्स ऑफ स्टिचिंग अटैचिंग द फैब्रिक फॉर एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है, यानी कि अगर कपड़ा की जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए कपड़े में क्या होता है कि जैसे कि प्लेन सीम जैसे की जाती, मतलब सिंगल लाइन एक जाती है, तो वैसे यहाँ पर 2 लाइन्स होती हैं, स्टिचिंग की 2 लाइन्स होती है, तो वो डबल स्टिच्ड सीम कहलाती है। प्लेन सीम तो आप समझ ही गए, ठीक है, प्लेन सीम यानी कि जो एक सिंपल से सिलाई की जाती है एक लाइन में, तो वो आपकी सिंपल सीम हो जाती है। और टॉप सीम जो होता है, टॉप सीम जो होता है वो है आपका जैसे कि आपने जीन्स के ऊपर देखा होगा ना कि पॉकेट बने होते हैं, जीन्स के ऊपर है, पैंट के ऊपर जो पॉकेट लगे होते हैं, तो पॉकेट के ऊपर में यानी जो जेब लगी होती है बाहर के साइड में, तो उसके ऊपर जो सिलाई की जाती है पॉकेट के चारों तरफ से आपने देखा होगा सिलाई होती है, वो टॉप सीवन कहलाती है। टॉप सीम यानी कि जो ऊपर कपड़े के ऊपर जो की जाती है सिलाई, उसको टॉप सीम बोलते हैं। इसका भी पिक्चर मैं देखती हूं अगर होगा, शायद तो नहीं है, ठीक है, चलिए एक पिक्चर नहीं है। टॉप सीम आप समझ लो कि जीन्स के ऊपर जो ऐसे पॉकेट लगा होता है ना, जीन्स के ऊपर इस तरीके से पॉकेट लगी होती है, ठीक है, मान लीजिए ये जीन्स है और इसके ऊपर ऐसे पॉकेट लगी होती है, तो पॉकेट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे सिलाई की होती है, पॉकेट पर ऐसे डबल लाइन गई होती है इस तरीके से, तो यही चीज जो है आपकी टॉप सीम कहलाती है, ये आपकी टॉप सीम कहलाती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। के डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हैं और उसे आकार देते हैं, आर डिजाइन टू कंट्रोल फुलनेस एंड गिव शेप टू क्लॉथिंग। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये होते हैं डार्ट्स, ठीक है, जो कपड़े की फुलनेस को भी कंट्रोल करते हैं और उसे आकार देते हैं, तो डार्ट्स का योग जो है यूज इसीलिए किया जाता है। सीम, फेसिंग, लाइनिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है 60वां क्वेश्चन है कि पंजाब का कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ ऑफ पंजाब, इस तो आप सभी जानते हो, ये कौन सा है, फुलकारी है, ठीक है। चिकनकारी कहाँ की है, लखनऊ की है। कांथा बंगाल का है। कसूती कर्नाटक की है। कसूती कर्नाटक, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61 क्वेश्चन है,
जबड़े दांत और होठों की विकृति के कारण होता है। डिफॉर्मेशन ऑफ द जॉ, टीथ और लिप्स कॉजेस। स्टटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, स्टैमरिंग मीन्स हकलाना, क्लटरिंग अव्यवस्थित वाणी दोष, और लिस्पिंग यानी कि तुतलाना। तो जबड़े दांत और होठों में अगर कोई विकृति आ जाती है तो उसके कारण से क्या होता है, तो उसके कारण से आपका क्लटरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय से संबंधित भाव है, तो ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं। फियर रिलेटेड इमोशन इज, तो वो है आपका संकोच करना या फिर शर्माना। ये भय से संबंधित भाव है, आपका इमोशन है, शाइनेस। ठीक है, फिर आता है हस्तलेख समस्या को क्या कहते हैं। हैंड राइटिंग प्रॉब्लम इज नोन एज, ये भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, अप्रैक्सिया बता चुकी है। हाँ, डिस्प्रोसिडी मैंने नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम पर वो क्या लिखा होता है समझ में नहीं आता। तो डिस्प्रोसिडी क्या होता है, ये आपकी न्यूरल स्पीच डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि शब्दों के उच्चारण में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसकी कोई भी शब्द है तो उसके प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसके उच्चारण में दिक्कत आती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑटिज्म, ये सब कुछ हम आपको पहले ही पढ़ा चुके, ये क्वेश्चन पहले करा चुके, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था और भी कई सारी चीजें हमने बताई थी। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने और भी कई सारी चीजें बताई हुई थी इसके साथ साथ। फिर 64 क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वो है येलो थिक लिक्विड सिक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट फॉर 2 to 3 days आफ्टर डिलीवरी इज मिल्क है, स्टेरॉयड है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर कोलेस्ट्रम है। सभी को पता है ये है कोलेस्ट्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। इम्यूनाइजेशन फॉर मेजल्स इज डन एट द एज ऑफ, तो ये 9 महीने पर दिया जाता है। मेजल्स का जो टीका होता है वो 9 महीने पर देना होता है। ओके, फिर आ गया बीसीजी का टीका लगाने की आयु है जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद। तो जो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के तुरंत बाद ये देना होता है। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड या स्थित है राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहां पर सिचुएटेड है, तो ये है आपका देहरादून में ये सिचुएटेड है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे ये होता है 1 दिसंबर को। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑन, तो ये आप सभी को पता है कि 8 मार्च को होता है। ओके, फिर है नेक्स्ट हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। फाइटोकेमिकल प्रेजेंट इन टर्मरिक इज कौन सा है, पॉलीफेनॉल है, आइसोफ्लेवोनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है या फिर करक्यूमिन। तो हल्दी में जो फाइटोकेमिकल्स होता है उसे करक्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, इसको पिगमेंट भी बोलते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हल्दी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तभी आप करक्यूमिन ही लिखोगे, और या फिर फाइटोकेमिकल पूछा जा रहा है तभी आप करक्यूमिन ही आंसर करोगे। ओके, ये हल्दी में पाया जाता है। फिर है 71 क्वेश्चन की अतिसार यानी कि दस्त में जो आहार प्रस्तावित है वो है डाइट रिकमेंडेड इन डायरिया इज, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, कम रेशा युक्त दिया जाता है। फिर है कि एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्या, शुड बी इंक्लूडेड इन एन ओबीस पर्सन्स डाइट, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। गार्लिक ब्रेड या फिर बनाना पुडिंग, मैक्रोनी सैलड या फिर वेजिटेबल सलाद। तो आप सभी को पता है कि सब्जियों का सलाद देना होता है अगर आपको वेट कंट्रोल करना है, क्योंकि इसमें एक तो आपको विटामिन मिनरल्स होते हैं, दूसरे आपके बहुत सारे फाइबर पाए जाते हैं जो कि वेट कंट्रोल करने में मदद करते हैं। फिर है 73 क्वेश्चन कि चुकंदर में पाए जाने वाला वर्णक है पिगमेंट प्रेजेंट इन बीट रूट इज कौन सा है, एंथोजैंथिन, बिटालेंस, लाइकोपिन या फिर क्लोरोफिल है। तो ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, बिटालेंस पाया जाता है, स्पेशली जो बीट रूट में पिगमेंट पाया जाता है उसको बिटालेन बोलते हैं। एंथोजैंथिन क्रीमी व्हाइट कलर देता है जैसे कि आपका आलू में पाया जाता है, पोटैटो में, लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है और क्लोरोफिल आपका ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फिर है 74 क्वेश्चन दूध पाश्चरीकरण का HTST तरीका करा जाता है।
HTST मेथड ऑफ मिल्क पास्चराइजेशन इज कैरिड एट, किस टेम्परेचर पर किया जाता है? जो हाई, ये HTST का मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर अधिक होगा और समय कम होगा। HTST इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ओके, तो इसका जो आंसर है दूध पौष्टिरीकरण के लिए इसका यूज किया जाता है, तो वो है आपका फोर्थ आंसर। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड के लिए HTST मेथड पास्चराइजेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज मैं और बता दूं, ये हो गया एक तो, हाँ एक होता है होल्डिंग प्रोसेस, जो कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है यहां पर दिया हुआ है, ये चीज 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, इसको बोलते हैं, ये भी पाश्चरीकरण का ही मेथड है लेकिन इसको बोलते हैं होल्डिंग प्रोसेस। पाश्चरीकरण का होल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कि दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए बॉयल किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है, पाश्चरीकरण किया जाता है, तो इसको होल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। और जो ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए किया जा रहा है, इसको HTST मेथड बोलते हैं पाश्चरीकरण का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? ब्राउनिंग ऑफ चपाती इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, ये है आपका किसका? डेक्सट्रिनाइजेशन का, ठीक है। कैरामलाइजेशन शुगर के साथ किया जाता है, ठीक है, कैरामल फॉर्मेशन होता है। जिलेटिनाइजेशन भी मैंने बताया था, स्टार्च को जब पानी में गर्म करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को और फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, तो जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस उसको बोलते हैं स्टार्च के लिए। और फर्मेंटेशन आप जानते हो, खमीरीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो चपाती को पकाते थे, मैंने बताया था आपको, चपाती का एग्जाम्पल दिया हुआ था और ब्रेड का एग्जाम्पल दिया था। जब उसको भूनते हैं हम तो जो उसका कलर भूरा हो जाता है उसको डेक्सट्रिनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रिन एक जो कि शुगर है जिसका फॉर्मेशन होता है, डेक्स्ट्रिन, इसी के नाम पर डेक्स्ट्रिनाइजेशन प्रोसेस पड़ी हुई है। तो ये भी हम पहले आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं सारी प्रोसेस को। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर 76 क्वेश्चन है कि सलाइवा यानी कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, कौन सा है? माल्टेज है, अमाइलेज है, सुक्रेज है या फिर लैक्टेज है? तो सलाइवा यानी कि लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो है आपका अमाइलेज, ओके। फिर है मूफा का सबसे अच्छा स्रोत है, बेस्ट सोर्स ऑफ मूफा इज, मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, जिसे कि हम पीनट ऑयल भी बोलते हैं। तो ये बेस्ट सोर्स होता है मूफा का। इसके बाद में फर्स्ट नंबर पर आपका ग्राउंडनट ऑयल आ जाता है, दूसरे नंबर पर आपका मकई का तेल आ जाता है, ठीक है, बेस्ट सोर्स में। तीसरा आपका आ जाता है सोया ऑयल और चौथे नंबर पर नारियल तेल, यानी कि नारियल तेल में बहुत कम मात्रा में मूफा पाया जाता है, सबसे अधिक मूंगफली तेल में, फिर मकई तेल यानी कि कॉर्न ऑयल में, फिर उसके बाद में सोया ऑयल में और लास्ट में ग्राउंडनट ऑयल में। तो बेस्ट सोर्स की बात करेंगे तो मूंगफली का तेल हो जाएगा। अब यहाँ पर है ICMR 2010 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है एक वयस्क आदमी के लिए जस्त यानी कि जिंक की जो RDA है, प्रस्तावित आहारिक मात्रा है, वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पर ICMR 2010 के अकॉर्डिंग पूछा गया, चूंकि ये पुराना पेपर तो यहाँ पर 2010 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2020 के अकॉर्डिंग, 2020 जो RDA है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि जिंक की कितनी रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट मैन के लिए, ठीक है। तो एक एडल्ट मैन के लिए यहाँ पर 17 mg होती है। और यहाँ पर मैं आपको RDA भी दिखा देती हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज जो है यहाँ पर, ये जो करंट 2020 का RDA है, ठीक, यहाँ पर आप ये जिंक पूछा गया है, ठीक है। तो मैन के लिए, एडल्ट मैन के लिए यहाँ पर कितना है आप देख सकते हो, 17 mg, 17 mg ये एडल्ट मैन के लिए। अगर विमेन का पूछा जाता है, एडल्ट वीमेन का, तो एडल्ट वीमेन का यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल
जो है उनका सभी के लिए, चाहे वो सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो या फिर हैवी हो। इसी तरीके से मेन में भी है, चाहे सेडेंट्री हो, मॉडरेट हो या फिर हैवी हो, सभी के लिए इक्वल ही है। 17 mg मेन के लिए, आदमियों के लिए है, और औरतों के लिए यानी कि लेडीज के लिए, फीमेल के लिए 13 mg पर डे है। ठीक है, 17 मेन के लिए और जो है 13 जो है वो आपका विमेन के लिए है। बट अगर ये प्रेग्नेंट वीमेन है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए कितना हो जाएगा 14.5 यानी कि 1.5 जो है mg बढ़ जा रहा है यहाँ पर। और अगर लैक्टेटिंग वीमेन है यानी जो दूध पिला रही बच्चे को, तो उसके लिए वो 14 mg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके लिए बस केवल 1 mg यहाँ पर बढ़ रहा है। लैक्टेशन में विमेन को जो जिंक दिया जा रहा है वो नॉर्मल से 1 mg ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको 1.5 mg ज़्यादा दिया जा रहा है, यानी 13 है यहाँ पर 14 और 14.5। ओके, चलिए, तो ये हो गया, सॉरी, तो यहाँ पर हो गया ये जिंक की बात। तो यहाँ पर चूंकि ये 2010 का आरडीए है तो यहाँ पर ये नहीं दिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग 17 mg पर डे हो जाएगा मेन के लिए और 13 जो है विमेन के लिए। ओके, लिख देती हूँ यहाँ पर 13 mg फॉर विमेन, ये नॉर्मल है। ओके, और प्रेग्नेंट और लैक्टेशन का भी मैंने बता दिया है। यहाँ पर है यह एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकरण रोधी है, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, थायमिन है, विटामिन B12 है, ई है या फिर के है। तो विटामिन ई जो है आपका एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नियल जीरोसिस यानी कि आंखों का जो सूखापन होता है, कॉर्निया का जो सूखापन है, जो हमारा आंखों का ब्लैक वाला पार्ट है जिसको कॉर्निया बोल रहे हैं, तो वो जब सूख जाती है तो वो किसकी कमी के कारण होता है ऐसा? कॉर्नियल जीरोसिस इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ विच डिफिशिएंसी। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर है ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है, द मोस्ट हीट लेबाइल विटामिन इज। तो ये भी आप जानते होगा, विटामिन सी जो होता है वो सबसे अधिक परिवर्तन वाला विटामिन है हीट के कांटेक्ट में जब आता है। ठीक है, विटामिन सी, और ये भी डिपेंड कर, चूंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है तो ये डिपेंड करता है आप कितनी मात्रा में वाटर का यूज कर रहे हो। अगर आप जो है अधिक मात्रा में पानी का यूज कर रहे हो पकाने के लिए, तो जितना ज्यादा पानी यूज करोगे उतना ज्यादा विटामिन सी का लॉस होगा। ओके, फिर है का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। किसका यूज किया जाता है? तो आप सभी को पता है कि ईस्ट का यानी कि खमीर का यूज किया जाता है ब्रेड बनाने में। ठीक है, फर्मेंटेशन के लिए। फिर टैम्पी बना होता है, टैम्पी इज मेड फ्रॉम, किससे बना होता है? ये सोयाबीन से बना होता है। फिर है मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है यानी कि एडल्ट्रेंट फाउंड इन चिली पाउडर इस क्या है? चिकोरी चॉक पाउडर है, इमली पाउडर है या फिर ईंट का पाउडर है। तो मिर्ची पाउडर चूंकि वो रेड कलर का होता है तो उसमें ब्रिक पाउडर यानी कि ईंट का पाउडर मिलाया जाता है मिर्ची में। ठीक है, फिर है केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में क्या मिलाया जाता है? केसरी दाल या फिर इसको खेसारी दाल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर इसको खेसारी लिखा मिलेगा आपको और कहीं पर केसरी दाल लिखा मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज दोनों एक ही है। तो केसारी दाल को किस में ऐड किया जाता है? एक एडल्ट्रेंट के रूप में यानी कि एक मिलावटी तत्व के रूप में। तो ये अरहर की दाल में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अरहर दाल में खेसारी दाल का यूज किया जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है? खेसारी दाल की वजह से जो है लेथाइज्म नामक रोग हो जाता है, लेथाइज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर है दूध में मिलावट की जाती है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन आपके एडल्ट्रेशन से आ गए हैं। तो अब एडल्ट्रेशन जो हमने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, पूरा चार्ट जो प्रोवाइड किया है, अब बस वो चार्ट एक बार पढ़ करके चले जाओ। ठीक है, आपको कई सारे क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे। दूध में मिलावट की जाती है, द मिल्क इज एडल्ट्रेटेड विथ किससे? ऑर्जिमन तेल से, चॉक पाउडर से, स्टार्च से या फिर टेल्कम पाउडर से। तो स्टार्च से की जाती है। ठीक है, दूध में जो मिलावट की जाती है स्टार्च की जाती है, पानी की जाती है। तो ये स्टार्च में इसमें किया जाता है। और आर्जमन तेल,
तो ये सरसों के तेल में इसकी मिलावट की जाती है, आर्जिमन ऑयल की, चॉक पाउडर और जो टेल्कम पाउडर है तो ये जो है आपका गेहूं के आटे में इसकी मिलावट की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब पिघले हुए घी में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग कैसा हो जाए तो ये दर्शाता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। यानी कि जब भी अगर आपको चेक करना है कि घी में, ओरिजिनल घी में वनस्पति घी मिली है या फिर नहीं मिली है, उसकी मिलावट का पता करना है तो पिघले हुए घी में आप HCl मिला दोगे, HCl अम्ल शक्कर के साथ अगर मिलाते हो तो उसका कैसा रंग हो जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि घी में वनस्पति घी की मिलावट है। When HCl acid is added with sugar in melted ghee, the color changes to dash, indicating presence of वनस्पति घी। कौन सा कलर हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गहरा लाल, यानी कि क्रिम्सन रेड कलर का जो हो जाता है तो उसे पता चल जाएगा कि आपको घी में वनस्पति घी की मिलावट है। ओके, तो ये जो टेस्ट है ये भी हमने उस चार्ट में आपको दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये भी आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है। फिर 88 क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, ये क्वेश्चन करा चुके हैं, 60 to 70 होता है परसेंट। फिर एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग डैश ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अबाउट डैश परसेंट ऑफ टोटल एनर्जी इन एन इंडिविजुअल्स नॉर्मल डाइट, तो ये है आपका 60%, 60%। फिर है स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम इज, क्या है? इसमें से समेकित बाल विकास योजना यानी कि ICDS है, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम है, पूरक भोजन कार्यक्रम है, या फिर मिड डे मील प्रोग्राम है, या फिर न्यूट्रिशियस मील प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला प्रोग्राम, तो बच्चों का स्कूल में जो आहार प्रदान किया था वो मिड डे मील कार्यक्रम है। फिर है मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है, कौन सी है? एंथ्रोपोमेट्री यानी कि मानवमितीय है, क्लिनिकल नैदानिक विधि है, या फिर जैव रासायनिक बायोकेमिकल विधि है, या फिर आहारीय सर्वेक्षण यानी कि डाइटरी सर्वे है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टेक्निक यूज टू मेजर फिजिकल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एंथ्रोपोमेट्री। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस से है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में जो होता है आपका, तो उसमें कई तरीके के होते हैं, जो असेसमेंट किया जाता है, पोषण स्तर का असेसमेंट किया जाता है, ठीक, एनालिसिस की जाती है। तो उसमें जो होता है कि दो टाइप के मेथड्स का यूज किया जाता है, एक तो आपका डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें एंथ्रोपोमेट्री आ जाती है, ठीक है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन आ जाता है, ये क्लिनिकल आ जाता है, और इसके अलावा जो बायोफिजिकल ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है यानी कि आपका जो ये बायोकेमिकल विधि है ये भी आ जाती है, ठीक। तो ये आपका जो है डायरेक्ट मेथड होता है, और जो इनडायरेक्ट है उसमें डाइटरी सर्वे आ जाता है, ये जो है आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड होता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का, यानी कि पोषण स्तर को के एनालिसिस का ये जो है इनडायरेक्ट मेथड होता है। न्यूट्रिशनल एसेस को, पोषण स्तर को अगर वो एसेस करना है तो उसका ये डाइटरी सर्वे, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है। क्योंकि जैसे देखिए आप इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि इसमें आप डायरेक्टली जो है मेजर नहीं कर पा रहे हो। डाइटरी सर्वे है, आप जाओगे, इसे मान लीजिए 24 आवर रिकॉल मेथड का आप यूज कर रहे हो। 24 आवर रिकॉल मेथड का यूज का मतलब ये है कि आप गए, जैसे आज आप गए किसी भी फैमिली में आप गए, आपको उस फैमिली में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का, जो वहाँ की जो फीमेल हैं, ठीक है, जो कोई भी लेडीज होंगी, तो उनका आपको जो है डाइटरी सर्वे करना है। तो आप जाओगे, तो आप जो पिछले 24 घंटे थे, ठीक है, तो उसमें उन्होंने 24 घंटे में क्या क्या चीज खाया है, हर एक चीज आपके 24 घंटे का हर एक चीज आप नोट डाउन करोगे। उसके बाद में आप उसको मेजर करोगे कि उन जो टोटल 24 घंटे में उन्होंने जो जो चीजें खाई हैं उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट उन्होंने लिया, कितना प्रोटीन उन्होंने लिया, कितना फैट उन्होंने लिया है, या फिर कोई स्पेशल जो है न्यूट्रिएंट है जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक। तो ये आपको उसमें से आप मेजर करते हो, जो 24 घंटे में उन्होंने जो जो डाइट ली है उन सब में से आप जो है सारे न्यूट्रिएंट्स को एनालाइज करते हो,
तो ये आप डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्ट कर रहे हो कि आप पहले उनके घर जा रहे हो, आप पहले इनडायरेक्टली आप उनसे पहले पूरी डाइट उनकी पूछ रहे हो, 24 घंटे उन्होंने क्या खाया, उसके बाद में आप उसको एसेस कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। और जो एंथ्रोपोमेट्री है, क्लिनिकल है, जैव रासायनिक है, इसमें क्या है, एंथ्रोपोमेट्री में है क्या होता है, आप फिजिकल डायमेंशंस का यूज कर रहे हो, उनका हाइट लेना, वेट लेना, ठीक है, और हाइट वेट की मदद से आप उनका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई भी जान जाते हो, ठीक है। तो उनकी जो वेट है, हाइट है, इसके थ्रू मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है, स्किन फोल्ड थिकनेस है, तो ये सारी चीजें आपकी एंथ्रोपोमेट्री में। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब ये है कि आप जो भी उनके फिजिकल डायमेंशंस ले रहे हो, जिसमें कि आपका बॉडी मेजरमेंट आ जा रहा है, जैसे कि उनका वेट हो गया, हाइट हो गया, और जो चीजें मैंने बताई, जो कि आप नाप करके तुरंत जान जाओगे। तुरंत आपने वेइंग स्केल से उनका वेट देख लिया कि भाई कितना केजी का है वो इंसान, उनकी हाइट चेक कर ली, कितने जो है फीट का है, कितने जो है इंचेस का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट जान जाते हो, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड हो जाता है। और जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर नैदानिक विधि है। तो क्लिनिकल में क्या होता है, क्लिनिकल में आप उनको देख करके जान जाते हो, यानी कि आपको कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं करना है। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को या फिर किसी को भी जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, तो आप उनकी आंखों में, आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, आंखों को देखते हैं, हाथों को, हाथ का जो पाम है, हथेली है, अगर वो पीली पड़ गई है, ठीक है, आंखें जो है पीली पड़ गई हैं, तो उससे क्या होता है, पता चल जाता है कि हाँ उस पर्सन को जॉइंटिस है, अगर वो येलो कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, तो उनके फेस को देख करके, आंख है, जीभ है, टोंग है, आंखें हैं, ठीक है, तो इन सबको देख करके आप जो है जान जाते हो कि हाँ उस पर्सन की जो है क्या प्रॉब्लम है। तो कई सारे ऐसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं जो आप देख करके जान सकते हो। तो जैसे कि अब क्या होता है कि जो माल नरिश्ड बच्चे हैं, उनका आप हेयर, बाल देख करके जान जाते हो कि हाँ उनमें जो है पीई, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है या फिर नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बच्चे होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं, बालों का जो कलर होता है वो फ्लैग साइन का, जैसे फ्लैग में आपके 3 कलर होते हैं ना, तो वैसे ही जो है फ्लैग साइन का बाल हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख करके जान सकते हो। जनरल अपीयरेंस है, नेल्स देख करके जान सकते हो। जैसे कि अगर मतलब आयरन की कमी है, तो जो नेल्स होता है वो स्पून शेप में हो जाता है आयरन की कमी की वजह से, तो इससे आप जान सकते हो। इस तरीके से स्किन, आईज, माउथ, नेक, हार्ट, तो ये सब चीज़ें, सॉरी, हेयर है, नेल्स है, स्किन है, आईज है, तो ये सब चीज़ें आप जो है देख करके जान जाते हो। तो ये क्लिनिकल मेथड में आ जाता है। इसमें भी आप डायरेक्ट देख करके आप जान जा रहे हो कि उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लिनिकल मेथड ये भी डायरेक्ट हो गया। और बायोकेमिकल में क्या है, इसमें टेस्टिंग की जाती है, टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इससे मान लीजिए अगर विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी का टेस्ट करवाओगे, या फिर कोई भी टेस्ट कराया जा रहा है तो टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है। तो इस तरीके से ये भी डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है कि हमने ब्लड लिया और जाकर टेस्ट करवा लिया और पता चल गया हमें कि हाँ आयरन की कमी है। तो ये भी आपका डायरेक्ट मेथड में आ गया, बायोकेमिकल। ओके, तो इस तरीके से जो आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस का को एसेस किया जाता है, उसमें 2 मेथड का यूज किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैंने बता दिया कि डायरेक्ट में क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है। फिर आते हैं 92 क्वेश्चन पर। जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए कितनी? कंज्यूमर कंप्लेंट्स विच कैन बी डील्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड कवर द अमाउंट। 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 15 लाख। तो चूंकि देखिए ये पुराना पेपर है, तो अभी आपने देखा होगा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है तो वो रिवाइज हुआ है, ठीक। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी रिवाइज हुआ है, तो इससे क्या है, इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो इसमें भी चेंजेस हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने उनको पैसे देने होते थे, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आई है, कंज्यूमर ने कंप्लेंट कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोवाइड करने होते हैं पैसे, तो उसमें जो है अभी भी देखिए आप चेंज हुआ है। पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये पहले का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 20 लाख होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट अप टू 20 लाख। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको दिखाई पड़ जाए, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप टू 20 लाख है। तो ये पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली चेंज हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आया है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट पर अब 1 करोड़ तक का हो गया है। पहले 20 लाख था, अब ये 1 करोड़ हो गया है, ठीक है।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना देना पड़ेगा, और स्टेट लेवल पर पहले 20 लाख से 1 करोड़ था, अब जो है कितना हो गया 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। और नेशनल लेवल पर एबव ₹1 करोड़ था पहले, अब क्या हो गया ये एबव ₹10 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहां पर जो पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर 20 लाख है, ये यहाँ पर देख सकते हो, ये 20 लाख ये आंसर होना चाहिए पुराने के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी कितना हो गया है, अभी आपने देखा ये 1 करोड़ हो गया है, 20 लाख की जगह 1 करोड़ तक देना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, तो ये यहाँ पर 1 करोड़ राइट आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय यानी कि धन संबंधी संस्थान नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यहाँ पर उधार देने वाला बैंक भी है, LIC भी है, सहकारी समिति भी है, ठीक है। उधार देने वाला व्यक्ति ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक व्यक्ति है। फिर 94 क्वेश्चन है, कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए क्या? दीवारों पर खड़ी लाइनें, क्षितिज के समानांतर धारियां, प्रगामी रंग, लंबे पर्दे। टू गिव हाइट टू द रूम वन शुड यूज वर्टिकल लाइंस ऑन द वॉल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑन द वॉल, एडवांसिंग कलर या फिर लॉन्ग कर्टेन्स। तो अगर कमरे की ऊंचाई को बढ़ा हुआ दिखाना है तो आपको लंबे पर्दे का यूज करना चाहिए, इससे जो कमरा है उसकी ऊंचाई अधिक लगेगी। एडवांसिंग कलर का अगर आप यूज करोगे तो एडवांसिंग कलर जो होता है रेड, ऑरेंज, ये सारे हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा जो है ये आपके ब्राइट कलर हो जाएंगे, इससे कमरा और छोटा दिखाई पड़ेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सकें और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके उसे क्या कहते हैं? A letter which is reproduced and sent with same information to many people is, आंसर इसका होगा सर्कुलर, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। पैम्पलेट जो होता है, देखिए लीफलेट जो होता है ये सिंगल पेज होता है एक, ठीक है, और इसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। लीफलेट ये सिंगल पेज होता है, और जो पैम्पलेट होता है वो 3 से लेकर के 12 पेज तक का हो सकता है, ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो डिटेल्ड होती है, क्योंकि 3 से 12 पेज है तो डिटेल इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, जबकि लीफलेट में आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि सिंगल पेज रहता है और इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, और 3 से 12 पेज इसमें होते हैं। ओके, और पर्सनल एड्रेस जो पर्सनली दिया जाता है। फिर है संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है? इन कम्युनिकेशन द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? संचार संदेश को समझना और ग्रहण करना, तो ये कहलाता है डिकोडिंग, यानी कि कूटानुवाद, डिकोडिंग कहलाता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूं, ये देख सकते हो आप, देखिए यहां पर दिया गया है कि संचार प्रक्रिया को 3 मूलभूत घटकों में विभाजित किया गया है। एक तो प्रेषक हो जाता है जो भेज रहा है, सेंडर, यानी कि जो किसी माध्यम की सहायता से ग्राही या श्रोताओं तक संदेश को प्रसारित करता है, यानी कि प्रेषक जो संदेश भेज रहा है सेंडर है, और रिसीवर जो कि संदेश को ग्रहण कर रहा है। अब प्रेषक यानी जो सेंडर है पहले एक विचार विकसित करता है, कोई भी थॉट है, विचार है जो कि उसे अपने रिसीवर तक, ग्राही तक पहुंचाना है, तो पहले वो एक विचार को विकसित करता है जिससे एक संदेश निर्मित करता है। विचार अपने दिमाग में एक विचार को विकसित करेगा, डेवलप करेगा, उससे एक संदेश का निर्माण करेगा, मैसेज का, जिसे वो श्रोताओं तक पहुंचाता है जो उसका अर्थ निकाल कर समझते हैं, ठीक है। अब किसी संदेश को विकसित करना ही संकेतीकरण यानी कि एनकोडिंग कहलाता है, ठीक है, यानी कि जो वो विचार विकसित कर रहा है उसके बाद में एक संदेश का निर्माण कर रहा है, तो वही चीज आपका एनकोडिंग कहला रहा है, जो कि आपका सेंडर के तरफ से हो रहा है, ठीक है। किसी संदेश को विकसित करना, विकसित कौन कर रहा है? ये प्रेषक कर रहा है, यानी कि सेंडर कर रहा है, इसको संकेतीकरण या फिर एनकोडिंग कहते हैं। और संदेश की व्याख्या करना संकेत वाचन यानी कि डिकोडिंग कहलाता है, जो कि ग्राही यानी कि श्रोता की तरफ से किया जा रहा है। ओके, अब यहां पर आप इसके माध्यम से समझ सकते हो, यहां श्रोता है, उसने ये संदेश
जो उसको देना है संदेश, यानी कि ये विचार अपने दिमाग में विकसित किया। अब यहाँ से इस संदेश के माध्यम से उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए एनकोडिंग के माध्यम से, संकेतीकरण के माध्यम से उसने एक संदेश का निर्माण किया और माध्यम जो भी चैनल होगा उसके माध्यम से उसने संदेश को यहाँ पर भेजा। ठीक है, किसके पास, ग्राही के पास भेज रहा है और ये जो है डिकोड कर रहा है, यानी कि जो ग्राही है वो इसको डिकोडिंग के माध्यम से, यानी कि संकेत वाचन के माध्यम से उसकी व्याख्या करके उसको समझ रहा है और उसको फिर ग्रहण कर रहा है। ओके, और फिर यहाँ से ये प्रतिक्रिया देगा, यानी कि फीडबैक देगा और जो कि श्रोता तक पहुंचेगा, जिससे कि उसको समझ में आएगा कि जो रिसीवर है, जो भी उसने संदेश दिया है वो उस तक पहुंचा है सही ढंग से या फिर नहीं पहुंचा है, उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो जो रिसीवर है उसकी फीडबैक यानी कि उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा ही श्रोता को पता चलता है कि उसका जो संदेश, जो उस मैसेज देना चाह रहा था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन है, रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर है, ठीक है, डिजायरेबल लेवल ऑफ टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। जो कुल कोलेस्ट्रॉल है उसका जो डिजायरेबल लेवल है वो लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हो, ये मैं आपको शेयर भी कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर जो हमारा कम्युनिटी वाला जो है, सॉरी, जो कम्युनिटी वाला पेज है मुंह पर ही नहीं आ रहा था, जो कम्युनिटी वाला पेज है तो वहां पर मैंने ये आपको सेंड किया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम कोलेस्ट्रॉल के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो लेस देन 200 होना चाहिए mg/dl है। ये बॉर्डर लाइन हाई जो होता है 200 से 239 या तो 240 कह सकते हो, और हाई जो होगा वो 240 एंड हायर इतना होता है। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका भी, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो लेस देन 130 होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई 130 से 159 है, हाई 160 एंड अबव है। और जो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये 50 एंड हायर होना चाहिए, डिजायरेबल है। बॉर्डर लाइन पर 40 से 49 होगा अगर कम होगा तो, और लेस देन अगर 40 है तो ये फिर हाई जो है रिस्क हो जाएगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, तो देखिए यहाँ पर टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों का सेम है, ये भी लेस देन 200 होना चाहिए डिजायरेबल, और ये भी लेस देन 200 होना चाहिए, बट बॉर्डर लाइन हाई पर डिफरेंस है, यहाँ पर 239 तक है, यहाँ पर 399 तक है। ठीक है, और हाई जो है यहाँ पर 400 एंड एबव है और यहाँ पर 240 एंड एबव है। तो ये हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल का पूरा चार्ट। फिर अब आते हैं हम यहाँ पर मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है, यानी कि डैश इज अ क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो ये है आपका पॉलीयूरिया। तो इसकी जो मधुमेह के रोग विषयक जो लक्षण है, सिम्टम्स में, उसमें पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया का मतलब है जो बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब है कि भूख अधिक लगती है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, ये सारे आपके डायबिटीज के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। फिर है डैश साधन, यानी कि टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। इज अ टूल यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ द राइट एम्प्लॉइज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इसे कहते क्या है, इस टूल का नाम क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि कार्य वर्णन, या फिर कार्य विश्लेषण, या फिर यानी कि जॉब एनालिसिस, या फिर कार्य विनिर्देशन यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन, या फिर कार्य सारणी यानी कि वर्क शेड्यूल। तो आपको बताना है कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर टूल्स का, ये आपका टूल्स ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। टूल्स ऑफ मैनेजमेंट में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टूल है जिसका यूज जो है विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन है जॉब स्पेसिफिकेशन। इसे कार्य विनिर्देशन बोलते हैं, या इसमें कि विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी का चयन किया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें जो है कि राइट एम्प्लॉय के लिए पर्टिकुलर जॉब, यानी कि जो व्यक्ति जैसा काम कर सकता है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको काम देना।
तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी कि कार्य वर्णन दिया गया, इसमें क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है ये वो इफेक्टिव टूल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो किसी भी संगठन की जो संरचना है उसके हर एक स्तर पर जो है ये मैनेज करने का एक इफेक्टिव टूल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि एग्जैक्टली किस व्यक्ति को क्या काम करना है, तो इसको इंडिकेट करना, इसको बताना ही जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, यानी कि जॉब को डिस्क्राइब करना। ठीक है, यानी कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन सा काम किया जाएगा, इसको अगर अच्छी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बता दिया जाए, हर एक व्यक्ति को अगर ये चीज पता हो तो क्या होगा कि वो जो है बहुत ही इफेक्टिव होगा। ओके, और जो भी आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो बहुत ही डिटेल फॉर्म में होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए और इस तरीके के लैंग्वेज में होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को, यानी कि अगर कोई कम एजुकेटेड व्यक्ति है, वर्कर है, तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। यानी कि अपने जॉब को इस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, काम को, कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, तो उसको इस तरीके से समझाना है कि जिससे कि अगर कम पढ़ा लिखा वर्कर है तो वो उसको भी समझ में आ जाए। तो ये चीज जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि कार्य वर्णन कहलाता है। और जो जॉब एनालिसिस है यानी कि कार्य विश्लेषण है, ये क्या होता है, इसमें क्या मतलब होता है कि यानी कि एग्जैक्टली किसी भी जॉब को एनालाइज करना होता है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली हमें क्या चीज इन्वॉल्व करना है उसमें। अच्छा, इसको जो जॉब एनालिसिस है इसको टास्क एनालिसिस भी कहते हैं, एक नाम और है इसका, टास्क टास्क एनालिसिस भी इसको कहते हैं, जॉब एनालिसिस या फिर टास्क एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है पाथवे चार्ट के द्वारा एनालाइज किया जाता है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि मतलब हर एक टास्क के लिए कि कोई भी काम है जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हर एक टास्क के लिए मतलब क्या किस प्रकार के कौशल की जरूरत है, तो इसको एसेस करना, एनालाइज करना ही जॉब एनालिसिस कहलाता है। क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति जो है हर एक काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कौन सी स्किल है, कौन सा कौशल है उसके अंदर कि वो उस टास्क को कर सकता है। तो इसके लिए जो है जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जिसे कि टास्क एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, और यही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉर्मुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि आपके ड्यूटीज को डिफाइन करता है, टास्क है, इन जो परफॉर्मेंस है उनको डिफाइन करता है। वर्क शेड्यूल का मतलब है एक शेड्यूल तैयार करना कि जो है किसी एक एम्प्लॉय के द्वारा जो काम करने हैं तो उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लेना, उसी को वर्क शेड्यूल कहते हैं। ओके, तो ये सारे आपके सारे के सारे मैनेजमेंट टूल हैं, टूल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है, फिलहाल करा भी दिया है, कंप्लीट करा दिया है। तो 100 क्वेश्चन है कि खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता यानी कि कंसंट्रेशन होती है, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ मैं आपको इसका चार्ट दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है चार्ट और ज्यादा ही बड़ा कर दिया है हमने। ओके, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए ये जो है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है। तो यहां पर आपका पूछा गया फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पूछा गया है, यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है आदर्श अवस्था में जो है। ठीक है, आदर्श यानी कि नॉर्मल जो है। तो 80 से यहाँ पर 110 दिया गया है, कोई बात नहीं, 70 से 110 भी चल जाएगा। तो 80 से 110 ये नॉर्मल है और ये संतोषजनक है, यानी कि संतोषजनक का मतलब ये है कि ये आपका प्री डायबिटिक
वाला स्टेज है, यानी कि डायबिटीज से जस्ट पहले का जो स्टेज होता है, जिसे कि प्री डायबिटीज बोल सकते हैं। तो अगर 111 से 125 फास्टिंग ब्लड शुगर है आपका, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो सकती है, होने के चांसेस हैं, ये प्री डायबिटिक कहलाएंगे। और असंतोषजनक का मतलब है कि जब आपको डायबिटीज हो चुकी है, तो उस टाइम पर जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है अगर मोर देन 125 है, तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज हो गया है। ठीक है, और ये ब्लड शुगर आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील है, यानी खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर की मात्रा है वो अगर 120 से 140 आती है तो ये नॉर्मल है, 141 से 180 है यानी कि आप प्री डायबिटिक हो। अगर मोर देन 180 आती है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज हो चुका है। और जो HbA1c ये भी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। तो ये अगर लेस देन 7 है तो नॉर्मल है, और 7 से 8 है तो संतोषजनक है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर हो। और अगर मोर देन 8 है तो ये आपका असंतोषजनक है, और कहीं कहीं आपको ये 6.5 भी मिल जाएगा। तो लेस देन 7 यानी कि 6.5 है तो वो नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वो 70 to 110 दिया गया है, वहाँ पर 80 to 110 दिया था, तो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, 70 to 110 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर, तो ये होगा हमारा आज का क्वेश्चन। अब जो इस फर्दर जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ओके, चलिए, अगर आपको पसंद आया हो आज के क्वेश्चन जो भी हमने डिस्क्राइब किया है, आपके साथ में डिस्कस किया है, अगर आपको पसंद आया हो तो देन लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर नहीं किया है तब भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आगे भी हम और क्वेश्चन उम्मीद करें, मतलब कोशिश ये करेंगे हम कि रेगुलर बेसिस पर आपको करते रहें। बीच में थोड़ा सा बिजी हो गए थे जिसकी वजह से 2 दिन में आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए रियली सॉरी। ओके, कोशिश करेंगे कि रेगुलर बेसिस पर हम 50 क्वेश्चन एटलीस्ट करवा ही दें आपको। ओके, चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।